शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पूर्व की जयराम सरकार ने 18 कॉलेजेस खोले थे, उनमें से नए कॉलेजों में 5 कॉलेज ऐसे हैं जहां एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया है और सुक्खू सरकार अब इन कॉलेजों को बंद कर सकती है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन डिग्री कॉलेजों को वर्तमान मापदंडों पर परखा गया था, जिसके अनुसार दूसरे डिग्री कॉलेज से 25 किलोमीटर की दूरी और एडमिशन को आधार बनाया गया था। इन तमाम मापदंडों के अनुसार सिर्फ 5 कॉलेजेस ही पास हो पा रहे हैं, जिसमें चंबा आईटी, बनीखेत डिग्री कॉलेज, शाहपुर का रिडकमार कॉलेज, सिराज का छतरी डिग्री कॉलेज, सिरमौर का नोहराधार डिग्री कॉलेज और चौपाल विधानसभा क्षेत्र का कुप्पी डिग्री कॉलेज शामिल है। शिमला से ये बड़ी खबर है कि जयराम सरकार में खोले गए 5 कॉलेजों में 0 एडमिशन, अब 18 कॉलेज बंद कर सकती है सुक्खू सरकार। तो प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसला ले सकती है। हमारे साथ डिटेल्स के साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, एक और पूर्व सरकार का फैसला जो है यहाँ बदला जा सकता है, बाकायदा इसके लिए मापदंड भी तय किए गए हैं, आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल ही ना, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने एक मापदंड तय किया है कि 25 किलोमीटर के अंदर जो है तो वो एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और इसके साथ ही अगर इससे कम डिस्टेंस के अंदर कॉलेज है तो उसमें एडमिशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो अभी एक कमेटी शिक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई थी, शिक्षा मंत्री की तरफ से बनाई गई थी, उसमें ये पाया गया कि बहुत से डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जो पूर्व की सरकार के द्वारा खोले गए हैं और इनमें एडमिशंस पर्याप्त नहीं है और 5 डिग्री कॉलेज तो ऐसे हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं है। तो ऐसे में जो अब कैबिनेट हो सकती है, आने वाली कैबिनेट है, उसमें इन सभी कॉलेजेस को डी नोटिफाई किया जा सकता है। पूर्व की सरकार ने पिछले हम कह सकते हैं कि 2.5 साल के अंदर अंतराल के बीच में ये कॉलेज खोले थे, ये घोषणा की थी। एक लंबी प्रोसेस, इन नोटिफिकेशन करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो बजट देने की एक लंबी प्रोसेस चलती है और उस प्रोसेस के बाद अभी जब नया सेशन शुरू हुआ तो उस नए सेशन में ये हालात सामने आए हैं कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 5 से 10, 12, 15 ऐसे करके एडमिशन है। तो इन कॉलेजेस के ऊपर अब गाज गिर सकती है और सुक्खू सरकार अपनी कैबिनेट बैठक में इन कॉलेजेस को डी नोटिफाई कर सकती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है उस मापदंड को भी ये कॉलेजेस पूरा नहीं करते हैं। 25 किलोमीटर से कम का ये डिस्टेंस है और दूसरा जो एडमिशंस का क्राइटेरिया रखा गया है, एडमिशंस भी इन कॉलेजेस में पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में क्यों प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए वर्तमान सरकार डी नोटिफाई इंस्टीट्यूशंस को कर सकती है। जब सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी और विभागों का वितरण हुआ था, उसके बाद से शिक्षा विभाग के अंदर जो कॉलेजेस खोले गए थे, जो स्कूल्स खोले गए थे, अपग्रेड किए गए थे, और उन तमाम को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब सबमिट की है। अब ऐसे में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल पहुंचेंगे, शिमला पहुंचेंगे और साथ में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होंगे, उसके बाद कैबिनेट में ये मामला लगाया जा सकता है और कैबिनेट में ये बड़ा निर्णय किया जा सकता है कि जो ऐसे कॉलेजेस जिनमें एक भी एडमिशन नहीं है या फिर जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं करते हैं, उनको डी नोटिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, और इस पर सियासत भी तेज होगी, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। विमेन आईपीएल में हिमाचल की 5 क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट हुई हैं और पहली बार होने जा रहा है विमेन आईपीएल। आपको बताएं कि 13 फरवरी को मुंबई में ऑक्शन होना है। रेलवे की ओर से रेणुका से ठाकुर का पंजीकरण किया गया है। एचपीसीए की ओर से सुषमा वर्मा और हरलीन देओल। सुषमा वर्मा के लिए 30 लाख रुपए का बेस प्राइस भी है। वसवी फिस्टा के लिए 10 लाख का बेस प्राइस है। चित्रा जम्बाल और सुष्मिता कुमारी का बेस प्राइस भी 10 लाख है। तो बेहद अहम खबर, विमेन आईपीएल पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है और ऑक्शन कल होना है। और हिमाचल के लिए गर्व की बात यह है कि यहां से भी यहां की बेटियों ने नाम जो है वो ऊंचा किया है। कल क्या कुछ रहेगा उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी।
हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है, हिमाचल की बेटियों ने एक बार फिर से नाम जो है वो रोशन किया है रियासत का, विमेंस आईपीएल तक जा पहुंची हैं, डिटेल्स चाहेंगे। सुषमा वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, हरनील द्योन और दो नई खिलाड़ी जो है तो वो अब आईपीएल की ऑक्शन में कल देखने को मिलेंगी हिमाचल की तरफ से। और बहुत खुशी की बात हिमाचल प्रदेश के लिए कि लड़कियां हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत पर। अगर हम रेणुका सिंह ठाकुर की बात करें तो वर्तमान में जो महिलाओं का वर्ल्ड कप चल रहा है T20, उसमें एक स्टार खिलाड़ी हैं और सबकी नजरें उनके ऊपर है। उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्ल्ड कप इस बार हिमाचल भारत को दिलाएंगी। इसके अलावा आईपीएल में एक बड़ी छलांग हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट की दृष्टि से कहे, युवाओं अगर पुरुष आईपीएल की बात करें तो उसमें जहां हिमाचल प्रदेश के युवाओं का प्रतिनिधित्व रहता था, एक भागीदारी रहती थी, और अब महिलाओं का जो आईपीएल है पहली बार देश में हो रहा है और इसमें देश की हिमाचल प्रदेश की 5 महिला खिलाड़ी शामिल होने जा रही हैं। एक बड़ी बात हिमाचल प्रदेश के अगर खेलों के नजरिए से हम देखें, और बेस प्राइस भी बहुत अच्छा है। और रेणुका सिंह ठाकुर रेलवे की तरफ से खेलेंगी, रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको अपने पास रखा जाए। इसके अलावा सुषमा वर्मा की बात करें, 30 लाख का बेस प्राइस है, एक अच्छा बेस प्राइस माना जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य खिलाड़ी भी हैं, 10 लाख से नीचे किसी का भी बेस प्राइस नहीं है, मिनिमम बेस प्राइस 10 लाख का है। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस प्रकार से रेणुका सिंह ठाकुर और सुषमा वर्मा, हरनील द्योन ये अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, भारत की टीम में अच्छी भागीदारी निभा रही हैं, उसी प्रकार से जो 2 अन्य खिलाड़ी हैं वो भी इस आईपीएल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंचेगी और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन करेगी। हिना, इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि इन खिलाड़ियों को देख के जो सेकंड जनरेशन, सेकंड लेयर की प्लेयर है हिमाचल प्रदेश में, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, उनको हौसला अफजाई होती है। और हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में भी सहयोग मिलता है। वर्तमान में जहां धर्मशाला में बेहतरीन स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है, वहीं बिलासपुर और अन्य स्थानों पर जो स्टेडियम है उनको भी अपग्रेड करने में इन खिलाड़ियों की भागीदारी के बाद एक हौसला अफजाई एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलती है, HPCA को भी मिलती है और BCCI को भी मिलती है। तो ऐसे में सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश की 5 खिलाड़ी आईपीएल में इस बार हमें खेलती हुई दिखेंगी। बिल्कुल राजेंद्र, और पूरे हिमाचल वासियों की शुभकामनाएं, उनकी मुबारकबाद भी लगातार अपनी इन बेटियों तक पहुंच रही है। कल का दिन भी काफी अहम रहने वाला है, कल भी लगातार हम इस अहम खबर पर डिटेल्स लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। देहरा के कुंडलीहार गांव में दुनिया का सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को जब ये पता चला तो उनके घर के पास मौजूद ये सांप मामूली नहीं है, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग देहरा की टीम को दी। इसके बाद वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड सुनील कुमार और विनोद कुमार ने इस रेयर स्नेक का रेस्क्यू किया और जंगल में इसे सुरक्षित छोड़ दिया गया। रसेल वाइपर भारत में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक, सबसे छोटे और सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसके काटने से जानवर या इंसान की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल क्षेत्र पर बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है, इससे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। वैज्ञानिकों को इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से हिमालय क्षेत्र में 8.0 तीव्रता के भूकंप का खतरा नजर आ रहा है। इस आशंका पर अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए बाकायदा IIT खड़गपुर की एक टीम शिमला पहुंची है, जिसमें जियोलॉजी और जियोफिजिक्स विभाग के 2 सीनियर रिसर्च फेलो और 2 जूनियर रिसर्च फेलो शामिल हैं। ये टीम राजधानी शिमला में 20 स्थानों पर सर्वे करेगी। शिमला का कुछ हिस्सा सिस्मिक जोन 4 में है और कुछ हिस्सा सिस्मिक जोन 5 में आता है। ये टीमें शिमला की भूमि और चट्टानों का सर्वे करेंगी, साथ ही सड़क, रेलवे लाइन,
पुल और भवन निर्माण का भी ये अध्ययन करेंगी, इन पर रिसर्च करेंगी और ये रिपोर्ट तैयार करेंगी कि भूकंप को लेकर यहां ऐसे कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम हो। एक प्लेट जो है हमारी, ये जो कांगड़ा से लेके नेपाल तक की एक प्लेट है 750 किलोमीटर्स, ये अभी तक अनब्रेकेबल है। तो साइंटिस्ट रिसर्चर हमेशा वो कर रहे हैं कि भविष्य में ये इसमें हो सकता है 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए इतना। तो इसके हिसाब से जो भी बिल्डिंग वो बनाए या कंस्ट्रक्शन करे उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देख के सिविल इंजीनियर से समझ के ही अपनी बिल्डिंग को बनाएं। तो यहाँ पे शिमला में स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर घर जो बना है स्टीप स्लोप पे ज़्यादा घर बना है। यहाँ पर कम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होने से भी ज़्यादा नुकसान होने का एक मतलब नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमारे स्टडी से एक कंक्लूजन निकलेगा कि किस तरीके से घर बनाना चाहिए या बिल्डिंग बनानी चाहिए। जैसे हिमाचल बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूरी ने सीएम सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन वाले नारे पर सवाल उठा दिए हैं। कांगड़ा बीजेपी की बैठक के बाद त्रिलोक कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताया। त्रिलोक कपूर ने कहा कि सीएम जिस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं वो दिख रहा है। सीएम एक तरफ तो आर्थिक तंगी का रोना रोते हैं, वहीं दूसरी ओर वो आधा दर्जन सलाहकार और सीपीएस बनाकर खुद फिजूल खर्ची कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक इस छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, पौना दर्जन सलाहकार, 6 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी और फिर रोज ये राग पीटना कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है। खबर नूरपुर से है, जहां कृषि मंत्री चंद कुमार ने इफ्को की ओर से नवनिर्मित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भरमाल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से चलो गांव की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि चलो गांव की ओर संकल्प के साथ अधिकारी काम करें। वहीं कृषि मंत्री ने सभी विभागों को अपनी गतिविधियों को बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए चलो गांव की ओर संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को खेती के ढांचे को बदलने के साथ नकदी फसलों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टि से विभाग ने क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की है। उन्होंने हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण करने के भी कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हमारे पास इतना अन्न है कि हम डिपों के माध्यम से लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये आज पैदा नहीं किया है, इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया और बहुत से अनुसंधान किए गए हैं। जिस तरह से फर्टिलाइजर के ज्यादा लगाने से कि हमारी फसलें जो थी वो लुप्त भी हो गई। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में अब बात करेंगे मौसम की, जहां लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली है। 3 दिन की बर्फबारी के बाद आखिर सूर्य देव के दर्शन हुए हैं। घाटी में बर्फबारी के चलते काफी दिक्कतों का सामना था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लाहौल घाटी से सड़क संपर्क भी टूट गया था। केलांग मनाली सड़क मार्ग 4 दिनों से बंद था। तो आज की ये एक अहम खबर मौसम के ताल्लुक से, लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली है। 3 दिन की बर्फबारी के बाद आज सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। आज यहां सूरज निकला है। घाटी में बर्फबारी के चलते जनजीवन चूंकि अस्त व्यस्त था, सड़क मार्ग का संपर्क भी टूटा हुआ था। केलांग मनाली सड़क मार्ग 4 दिनों से बंद था। तो आज अभी ताजा यहां जो धूप है खिली खिली नजर आ रही है।
और वहीं लाहौल घाटी में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों में अब तक 1.5 फुट और ऊंचाई वाले इलाकों में 2.5 से 3 फुट तक बर्फ गिरी है। घाटी में हो रही बर्फबारी से यहां सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं सैलानियों के साथ साथ जो यहाँ किसान हैं वो भी बहुत खुश हैं और अपनी खेती के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अच्छी उनको फसल मिलेगी। किसानों का कहना है कि उन्हें इस बार गोभी, मटर, ब्रोकली, आलू समेत दूसरी फसल भी अच्छी मिलेगी। बागबानी से जुड़े लोग भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सेब के बागीचों के लिए चिलिंग आवर्स पूरे हो गए हैं। हालांकि भारी बर्फबारी के बाद अब यहां हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है, लेकिन ये मौसम किसानों के लिए बेहद अच्छा होता है और इसी का वो इजहार कर रहे हैं। और ये जो बर्फबारी हुई है, पिछले कल जो बर्फबारी हुई है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हुई है, हमारे खेतों बगीचों के लिए। और जो हमारे ग्लेशियर है वो वापस रिचार्ज हो गए हैं और वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि गर्मियों में पानी नहीं होता नहीं तो खेतों के लिए वो ग्लेशियर से खेतों में पानी आएगा। तो उम्मीद है कि इस साल गर्मियों में हमें अच्छी फसल मिले। अच्छी जनवरी महीना में बर्फबारी चिंतित थे क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी, तो 26 जनवरी से बर्फ पड़ना शुरू हुआ, उससे किसानों के चेहरे में थोड़ा मुस्कान आया है। ये बर्फ जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इस बर्फ से हमारे बागवानों, किसानों, नदी नालों, ग्लेशियर्स और चश्मों के लिए बहुत ही उपयोगी है। लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। अब तक करीब 3 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। अभी हालांकि बर्फबारी का जो सिलसिला अभी फिलहाल थमा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी बर्फबारी की संभावना जताई है। जिस प्रकार से लाहौल घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और अपने घरों के दूर ना जाने की भी लोगों को सलाह दी गई है। अब क्योंकि 3 फुट से ऊपर जो है बर्फ गिर चुका है, इसलिए जो है हिमस्खलन का खतरा जो है इलाके में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको देखते हुए प्रशासन जो है पहले ही सतर्क हो चुका है। और हिमाचल में इस सीजन में अब तक हुई बर्फबारी की सबसे शानदार तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आपका मन भी बेहद खुश हो जाएगा। शायद थोड़ा मलाल भी होगा कि काश मैं भी मनाली में होता या होती। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये मनाली में दोपहर 3 बजे के बाद की तस्वीरें हैं, जब वहां स्नोफॉल शुरू हुआ और बस बर्फबारी को देखते ही सैलानियों का तो क्या कहना, उनके चेहरे खिल उठे। छतरी लेकर बाकायदा लोग सड़कों पर उतर आए और इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हुए, बर्फबारी का आनंद लिया। राज्य के पहाड़ी इलाकों में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चमचमाती चादर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड पर और यहाँ पर जो है बर्फ के फाहों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में मौसम के बदले मिजाज से जहां पूरी समूची घाटी इसमें जो ठंड की चपेट में आ चुकी है, लेकिन इस वक्त जो कुल्लू मनाली घूमने आने वाले जो पर्यटक है वो काफी पसंद यहाँ पर है। आप तस्वीरों में देखिए पूरा मनाली का मॉल रोड इसमें जो है पर्यटकों से यहाँ पर जो है गुलजार हो चुका। पर्यटक यहाँ पर आकर जो है लाइव बर्फबारी का जो है यहाँ पर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं अभी की तो जिस तरह मौसम यहाँ पर बना हुआ है, इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों से जो है ऊंचे क्षेत्रों का रुख यहाँ पर ना करने की अपील की। साथ ही मैं बता दूं कि प्रशासन ने घाटी में लगातार हुई बर्फबारी को देखते हुए अभी तक जो है वाहनों को सिर्फ नेहरूकुंड तक जाने की जो है अनुमति दे दी गई है, लेकिन जिस तरह जो बर्फबारी घाटी में हो रही है इससे जो है अब वाहन चालकों को जो है अपने वाहन चलाने में जो खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह बर्फबारी यहाँ पर ऐसे में जो है अब सड़कों पर भी जो है काफी ज्यादा फिसलन बन चुकी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो है सभी वाहन चालकों से अपने वाहन जो है सावधानी पूर्वक यहाँ पर चलाने की अपील की। इसके साथ ही जिस तरह बर्फबारी घाटी में हो रही है इससे जो अब यहाँ पर दिखते भी जो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह बर्फबारी यहाँ पर हो रही है ऐसे में जो है कई स्थानों पर फिसलन भी काफी ज्यादा बन चुकी है और इसके साथ ही कई क्षेत्रों में जो विद्युत आपूर्ति भी जो है बाधित चुकी है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो कुछ दिक्कतों का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह जो है बर्फबारी घाटी में हो रही है ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए जो है एक संजीवनी बनकर आई है और इसका यहाँ पर कुल्लू मनाली घूमने आए पर्यटक जो इसका यहाँ पर आकर जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब आपको मनाली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ सैलानी बर्फबारी में मस्ती कर रहे हैं, वहीं बर्फबारी ने लोगों की कुछ मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।
अटल टनल रोहतांग में करीब 4.5 फीट ताजा बर्फबारी हुई है। सोलंग नाला सहित आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। अटल टनल की ओर जाने वाले वाहनों पर नाके लगा दिए गए हैं और किसी भी वाहन को नेहरू कुंड से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। कई स्थानों पर बिजली नहीं है। पानी की आपूर्ति भी कई स्थानों पर ठप पड़ी है। बारिश और बर्फबारी के चलते राज्य में 3 NH समेत 216 सड़कें बंद हैं। 325 ट्रांसफॉर्मर्स ठप हो चुके हैं। इसी वजह से इन जगहों पर बिजली आपूर्ति, बिजली की सप्लाई मुतासिर है। 10 स्थानों पर पानी की सप्लाई बंद है। मगर इस सब के बीच यहां बर्फबारी का मजा लेने आए सैलानी मस्ती भी खूब कर रहे हैं। वहां पे 25-30 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे माइनस चल रहा है। सो इट्स टोटली ऑपोजिट। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आए हैं एंड यहाँ का वेदर, स्नोफॉल हो रहा है, स्नेफ्लेक्स गिर रहा है, बारिश हो रही। कल पूरा रात बर्फबारी हुआ है एंड थंडरस्टॉर्म हुआ था जो मुझे दिखाई दिया विंडो से। सो इट्स वेरी गुड। आई एम वेरी लकी टू विटनेस दिस अमेजिंग एनवायरनमेंट हियर। मैं एवरीडे वेदर चेक करती थी कि जब मैं जाने वाली हूँ तब क्या होगा। एंड आई यूज्ड टू सी ऑल द प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्ट ऑफ शिमला एंड मनाली की कब वहां पे बारिश होगी या बर्फबारी होगी। और ताज़ा बर्फबारी के बाद शिमला में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। लेकिन शिमला शहर में बर्फबारी न होने के चलते यहां आने वाले ज्यादातर सैलानी अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला आने वाले ज्यादातर सैलानी अब कुफरी का रुख कर रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी से शिमला का मौसम जरूर सुहावना है। शिमला बहुत अच्छी जगह है, घूमने वाली है। 2-3 दिन हो गया हम घूमते हुए, ये चीज देख रहे हैं। काफी मजा आ रहा है, गाँव जाने का मन नहीं कर रहा है। शिमला पहुंचा, जैसे मैंने पैर रखा बर्फबारी शुरू हो गई थी। मतलब मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि जैसे मैं पहुंच गया बर्फ देखने को मिली। हम मनाली होकर आए, वहाँ पे बर्फ का इंतजार कर रहे थे लेकिन नहीं मिली। जैसे यहाँ पहुंचे मिल गए, खुशनसीब है। प्रकृति की एक अनमोल देन है, जैसा नाम है हिमाचल। और हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। झील का आकार लगातार कम होता जा रहा है। झील में भारी मात्रा में गाद भी जमा हो चुकी है। झील के एक हिस्से में एक अलग किस्म की घास का दायरा है कि बढ़ता जा रहा है। रेणुका झील से लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। पूर्व विधायक और इतिहासकार कंवर अजय बहादुर ने झील की हालत पर चिंता जताते हुए सरकार से इसकी सफाई कराने की मांग की है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी ऐतिहासिक रेणुका झील का जो आकार है निरंतर घटता व सिकुड़ता जा रहा है, जो कि हमारा जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक घोर चिंता का विषय है। कुछ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से नदी नाले बरसात के दिनों में अपने साथ गाद व मिट्टी गारा बहाकर इस झील में समेट रहे हैं, जिसके चलते इस झील की दशा जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। ऊना के रामपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में महक योजना के तहत औषधीय एवं सुगंधित पौधों के प्रसंस्करण को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कांगड़ा के देहरा उपमंडल के करीब 40 महिलाओं को इन पौधों के प्रसंस्करण के संबंध में तमाम तरह जानकारियां दी जा रही हैं। इसके साथ इन पौधों की खेती और इनकी मार्केटिंग चेन को लेकर भी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उद्यान प्रसार अधिकारी काजल ने बताया, विभाग की ओर से महक योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है, ताकि वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और अपना हिमाचल में इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। हिमाचल प्रदेश में नए राज्यपाल की तैनाती कर दी गई है। शिव प्रताप शुक्ला होंगे हिमाचल के नए राज्यपाल। वो राजेंद्र आर्लेकर का स्थान लेंगे। 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और उसी कड़ी के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में भी नए राज्यपाल की तैनाती की गई है। शिव प्रताप शुक्ला होंगे हिमाचल के नए राज्यपाल। वो राजेंद्र आर्लेकर का स्थान लेंगे। आपको बताएं कि 13 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है और शिमला में भी नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।